हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो आइए आप सभी का आज वेलकम है। जो स्टूडेंट 2023 में 10th का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और वो उर्दू रखे हुए हैं, उनका वेलकम है। तो आइए देखेंगे, जैसे इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है। एक फर्स्ट चैप्टर दो हमदे खुदा अज़्ज़ व जल था और सेकेंड चैप्टर भाभी जान था, उनको भी हमने अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से जाकर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आप सभी का जो ये थर्ड चैप्टर है, यानी कि तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है फरार। ये तो नाम सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि ये फरार क्या होता है। चलेंगे, आज मैं फरार को कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियोस में, और समझने और ज़्यादातर आपको समझाने का मेरा मकसद है और पढ़ाने का मेरा मकसद है। उर्दू ज़्यादातर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज का जो ये वीडियोस है, तीसरा वीडियोस है, यानी कि ये चैप्टर में आपको फरार के राइटर कौन है, यानी कि इनके लिखने वाले मुसन्निफ़कार कौन है, जिससे सवालात बनते हैं, वो आपको करवाते चलूँ। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इस टाइप से पढ़ाऊँ कि आपको सर के ऊपर से निकल जाए। मैं आपको ज़्यादातर डीपली समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत ज़्यादा है। अब शुरू से तैयारी में लगे रहें। देखिए, ये जो चैप्टर है, क्या नाम है? फरार। क्या नाम है? इसे फिर से गौर से सुनिएगा। फरार के लिखने वाले राइटर कौन है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनके लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनके राइटर से ही आपको मुखातिब करवाऊं, रूबरू करवाऊं। आइए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ये देखेंगे, आपको सैयद मोहम्मद मोहसिन का आपको तस्वीर नजर आ रहा होगा कि यही है सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलिए, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लीजिए, उनके बाद कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़िए। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। अब देखिए, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अफसाना का मतलब क्या होता है? अफसाना का मतलब होता है किस्सा, कहानी, यानी कि स्टोरी जिसे कहा जाता है। यानी कि जो लिखने वाले जितने भी हैं अफसाना निगार, उनमें से इनका अहम अफसाना, यानी कि ज़्यादातर मोतबर अफसाना निगारों में इनका शामिल होता है। चलिए, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है कि वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अब समझिए, यहाँ पर आपको ये नफ्सियात वाली वर्ड आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ये होता क्या है? तो नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, यानी कि ये क्या चीज़ के प्रोफेसर थे? तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, यानी कि नफ्सियात। और नफ्सियात इनका ख़ास मौजू था। यहाँ से आपको 2 सवाल मैं आपको कन्फर्म करवा दे रहा हूँ। आपको पूछा जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या चीज़ के प्रोफेसर थे? नफ्सियात, यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। और इनका ख़ास मौजू, यानी कि होता है ना ख़ास सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है। तो इसका मेन सब्जेक्ट और ख़ास सब्जेक्ट क्या था? मौजू जो था वो नफ्सियात, यानी कि साइकोलॉजी ही था। चलिए, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। अब एक अफसानों का एक मजमुआ है, यानी कि किस्सा और कहानी का एक मजमुआ है, जिसका नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। इनको आप ज़्यादातर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है उनके अफसानवी मजमुए का? अनोखी मुस्कुराहट। बड़ा गजब नाम है और ख़तरनाक नाम भी है। अनोखी मुस्कुराहट किसके अफसानवी मजमुए है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के। यहाँ से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे, कि उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अनोखी मुस्कुराहट जो इसका मजमुआ है ना अफसानवी, यानी कि स्टोरी जो है, ये काफ़ी मकबूल, यानी कि ज़्यादातर मशहूर हुआ। इनको ज़्यादातर लोग पढ़े। आगे है, इन मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की हैं। ख़ासतौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है, यहाँ पर देखिए समझ में आ गया ना। अब कहानी किसे कहते हैं? नफ्सियात को ही, जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। कहा जा रहा है इस राइटर के बारे में कि अनोखी मुस्कुराहट जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक ऐसा अफसानवी मजमुआ है, एक ऐसा कहानी है, जिसके बगैर उर्दू के तमाम अफसानवी मजमुए, अगर इसका जिक्र नहीं किया जाए तो वो तारीख ही मुकम्मल नहीं हो सकती है। चलिए आगे आप रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। अब यहाँ से इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या चीज़ के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के। और इनका ख़ास मौजू नफ्सियात था। और चलिए, इनके अफसानवी मजमूए का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। जहाँ जहाँ मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? पटना
पटना में हुई थी। आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर से आप रटने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को और पटना में हुई थी। चलिए आगे। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। आपसे पूछा जाएगा सवालात, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। चलिए अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय नाम का एक स्कूल था सेमिनरी, जो कि पटना में है। उनसे 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। पैदाइश 1910 ईस्वी में, मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी में पास किया। और उनके बाद पटना से फिर उसके बाद है सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए, यानी कि 1928 ईस्वी में जो है आईए क्या था, क्या चीज़ से? तो पटना कॉलेज से क्या था। और 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। आगे चलिए। उसके बाद कह रहा है इम्तिहान पास किया और 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए यहाँ से समझने की आप कोशिश कीजिए। चलिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। आइए, ये उर्दू वर्ड है, आपको समझने में लग रहा होगा अगर आप जानते होंगे। चलिए, आइए का मतलब होता है, आई का मतलब हुआ इंटर, ए का मतलब हुआ आर्ट्स, यानी कि ये इंटर जो था आर्ट्स में क्या था, कब? तो 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से। और 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स, यानी कि ग्रेजुएशन जो है ये नफ्सियात में क्या था, यानी कि साइकोलॉजी में क्या था, और इम्तिहान पास किया था। और 1934 ईस्वी में नफ्सियात का ही ये पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया था। और क्या चीज़ जीता था? तो गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब चलिए थोड़ा सा मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूं। आगे कह रहा है कि 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आरिजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पर था 1938 ईस्वी में वह पटना कॉलेज में शोबा फलसफा। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड सुनने को मिला, क्या चीज़? तो फलसफा। फलसफा का मतलब होता है फिलोसोफी में आर्जी तौर पर लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब होता है सदर, यानी कि जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल के तो ओहदे पर बहाल हुए। चलिए आगे। आपको यहाँ पर फलसफा का मतलब समझ में आ गया, क्या कहते हैं? फिलोसफी। आगे 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। अब देखिए 1934 कहाँ कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ। फिलोसोफी में आरिजी तौर पर, यानी कि कुछ दिनों के लिए लेक्चरर बाहर हुए थे। उनके पास 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात, यानी कि साइकोलॉजी में मुस्तकिल, यानी के सब दिन के लिए जो है वो लेक्चरर बहाल हुए। 1953 ईस्वी में वह शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए। और 1974 ईस्वी में वह अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। अब एक वर्ड आपको और सुनने को मिला कि सुबकदोश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिटायर हो गए। वो कब? तो 1974 ईस्वी में याद करने की कोशिश कीजिएगा और रखिएगा भी। चलिए आगे यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शायरी मजमुआ बहुत अहम है। चलिए यहाँ पर आपको कुछ क्या कहते हैं मजमुए का नाम बता रहा हूँ, उन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। इनकी किताब में जो है अनोखी मुस्कुराहट एक अफसानों का मजमुआ था, एक नफ्सियाती जाविये और नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ था, और एक ज़ख्म के फूल जो शायरी मजमुआ बहुत अहम है। चलिए इनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाया हुई है। शाया का मतलब होता है प्रकाशित। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के को जो है कितनी बेटी थी? तो बेटी नहीं, बेटे कितने थे? तो 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, यानी कि ये इनको कुल मिलाकर 7 बच्चे और बच्चियां थी, यानी कि 3 बेटे। आपसे सवालात ये पूछे जाते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। और कितने बेटियां थी? तो 4 बेटियां थी। आगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया। अब चलिए अहलिया वर्ड आया आपको समझ में। तो अहलिया का मतलब होता है वाइफ। क्या होता है? वाइफ, यानी कि वह अपने बीवी के साथ 1973 ईस्वी में हज का फरीज़ा भी अदा किया था। यानी कि हज इस्लाम में अरकान 5 अरकान है, जिसमें एक फ़र्ज़ है हज, वो भी उन्होंने फ़र्ज़ अदा किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई।
चलिए, आप ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई थी? 2002 में। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उनके 2 साल के बाद ये इलाज के दौरान दिल्ली में इनकी इंतकाल हो गई। वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल, किसके दौरान? तो इलाज के दौरान। आपको यहाँ से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा मैं फ़रार को भी समझने की कोशिश करूँ। ये फ़रार क्या है? तो चलिए, हम आपको ये कहानी पढ़कर सुनाते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत मज़ा आएगा इसमें। सुनिए, इसमें बहुत मज़ेदार बातें हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि महमूद, क्या नाम है? महमूद। माँ की करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज उठी। वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कापी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। उसका नाम खतरा की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था। वह भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरमा जिसमें गुस्सा से कांप रहा था, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा हो। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहमसा गया। यह मंजर उसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नजर नीची करते हुए महमूद माँ के रूबरू खड़ा हुआ। ये मुनफालाना अंदाज आने वाली आफत के मुकाबले में उसका तनहा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। महमूद की माँ जो है गरजते हुए कहा कि महमूद बुला उन्हें बाहर से। अब महमूद की माँ ने गरजते हुए किसको कहा? महमूद को। तो महमूद आया और कहा आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते कहा किसको? तो अपने वालिद साहब को। आगे चलिए, उसके वालिद साहब कहते हैं कि मुझसे क्या काम है? गुस्सा में है तो हुआ करे, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ, महमूद के वालिद साहब महमूद को कहते हैं। उसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा। महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज़ में गरजने लगी। होता है ना, यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब क्या कहते हैं वालिदा मोहतरमा यानी कि मम्मी जब गर्म रहती हैं तो आप देख लीजिएगा पापा खुद ब खुद ठंडा मिजाज से उनको बोलने लगते हैं। तो वही बात यहाँ भी आ रही है। जब उनकी अहलिया पूरी मतलब के गुस्सा में थी तो उनके जो वालिद साहब थे महमूद के पापा वो थोड़ा सा कमज़ोर आवाज़ में कहने लगी कि क्या बात है? तो वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। औरत में ये आदत होती है। चलिए, तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। यहाँ पर सुनिए कितना ख़तरनाक बात कह रहा है महमूद की वालिदा अपने हस्बैंड से कि उस दिन जिस दिन तुमसे मेरी शादी की थी ना, पता नहीं मेरे बाप को क्या हो गया था, तुमसे शादी कर दिया। तो महमूद के वालिद साहब कहते हैं कि आखिर कुछ कहोगी भी या यूं ही बके जाओगी? होता है ना कि औरत में होता है कि वो बकते रहती है। तो महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। हाँ हाँ, मैं तो बकवास मचाती ही हूँ। अब जो है महमूद की माँ ने फिर महमूद के वालिद साहब को कहने लगा हाँ मैं तो इसी तरह बकवास मचाती रहती हूँ। होता है आपके घर में भी, देखे होंगे, आप सुने होंगे, पागल सरी सब कुछ हूँ। यानी कि उसकी वालिदा यानी कि महमूद की मम्मी जो वो करे कि मैं पागल भी सिरी भी सब कुछ हूँ। अरे भाई, मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ? अपने मुंह जो चाहो कह लो। यानी कि होता है ना कि जब वो गुस्सा में थी तो उनके वालिद साहब कह रहे कि अरे भाई हम तुमको कब पागल कह दिए, जो मन में आ रहा वही बक रही है। हाँ, तब देखिए उसकी वाइफ कह रही है कि हाँ जी तुम तो शरीफ दुनिया हाँ जी तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा, इस तरह कह रही। और जाने दो मैं रजील सही कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई खुदा का वास्ता कुछ बताओ तो भी। यहाँ पर देखिए कह रहा आहा क्या मज़ेदार बात है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो लंबी होगी तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। कैसे भोले हैं आप, गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे बैठे सारा फसाद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। आगे मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि उस मोए वकील के यहाँ न जाया करो। देखिए मतलब उसके घर के बाजू में, महमूद के घर के बाजू में एक वकील का घर था। महमूद के वालिद साहब चले जाते थे और महमूद की माँ को गुस्सा उठता था उसके यहाँ से। अब देखिए कह रहा लेकिन तुम कहाँ मानने वाले, उसकी जोरू तो डायट बनकर मुझे निगलने की फिक्र में लगे हैं और तुम उससे घुल मिलकर मीठी मीठी बातें क्या करते हो। देखिए यहाँ पर एक स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। क्या कहते हैं, महमूद की जो माँ है ना,
उसके घर के बगल में एक वकील है, तो उनकी वाइफ के पास महमूद के अब्बू जाकर एनी टाइम बैठे रहते थे। तो उनकी वाइफ जो है ना इससे बात भी करता था, लगता था कि मतलब उनकी अहलिया इस टाइप से बात करता था, तो उनके महमूद को माँ को गुस्सा उठता था। अब चलिए, अरे भाई आहिस्ता बोलो, महमूद के अब्बू कह रहे हैं कि अपने वाइफ को कि अरे भाई थोड़ा आहिस्ता बोलो ना, मोहल्ला वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें तो खा मखा शक पैदा होता है। यानी कि कह रहा है कि अरे यार हल्ला मत करो ना, गाँव वाला सुनेगा तो क्या कहेगा, तुमको तो ऐसे शक हो जाता मेरे ऊपर। चलिए आगे समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा महमूद की माँ ने और चीख चीख कर, होता है कि जब आप कोई औरत है ना, अगर आपसे आप उनसे नरमी आवाज़ से बात करेंगे तो ज़ोर ज़ोर से बात करने की कोशिश करिए। देखिए इसमें आप लड़की भी वीडियोस देख रहे होगे तो आप चिल्लाने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे ऊपर, ये शायरी है, स्टोरी है, तो उनको मैं समझा रहा हूँ। हज़ारों गालियाँ वकील को दी, यानी कि जो वकील के यहाँ जाता था उसको ढेर सारा गाली दी, सैकड़ों सलातें महमूद के बाप को सुनाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महमूद अपनी उम्र के 10वीं साल में यतीम हो गया, यानी कि महमूद जो था ना वो 10 ही साल में यतीम हो गया, उनके बाप का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई, यानी कि महमूद 10 साल का था और उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी माँ भी चली गई। आगे चला, किस्मत ने उसे उसके इसरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। ज़िंदगी की दुश्वारियाँ उसके लिए एक नामहर लेकिन आक़िबत अंदेश उस्ताद बन गई। अब चलिए आगे कह रहा है कि माहौल की नासाजगारियाँ उसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगाती उसके अंदर इस्तवारी और इस्तकामत की कोशिश उतना ही ज़्यादा तेज़ होती जाती। आगे है कि इस सगर सनी में भी वह मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी आज़म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता है। जैसे उनका बचपन, तफूलियत और शबाब के दरमियानी मराहल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुँच गया। महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। महमूद कहाँ रहता था? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। इनमें भी एक किस्सा और कहानी बहुत डेंजर, आगे आप सुनिएगा। कह रहा है हॉस्टल में रहता था जहां उसकी इंतहाई पसंदी और रहबानियत का उसके साथ बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। यानी कि महमूद जो है 10 साल की उम्र में उनकी वालिदा और माँ का इंतकाल हो गया, उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, यतीम हो गया था और वो हॉस्टल में रहते थे, उनको गरीब समझता था और उनका मजाक उड़ाता था। तो यूनिवर्सिटी के फ़ज़ा को एजुकेशन, लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम की वजह से गहरी रुमानी हो गई थी। महमूद के साथ ही कमाल, जादू, बयानी और गर्म जोशी के साथ उन फिरदौसी मुनाज़िर की तस्वीरें उसके आगे खींचते। महमूद की तबीयत में भी गदगदी सी पैदा हो जाती। यार तुम्हारे सीना में दिल नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता। यानी महमूद का दोस्त उसको कह रहा महमूद को कि यार तुम्हारे सीना में दिल ही नहीं लगता, लकड़ी का टुकड़ा है, तुमको जिस तरह बिजली का असर नहीं होता। चलिए आगे। कल क्लास में खालिदा किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी। यानी एक लड़की है उसके हॉस्टल में और क्लास में, उसका नाम क्या है? तो खालिदा है, और वो महमूद को देख रहा था जो कि उनके दोस्त का रहा। आगे, काश वह इस तरह मुझे देखती होती, यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख देता। आगे यहाँ पर कि अजीम ने अपने ख़ास पुरजोश अंदाज में कहा। अजीम किसका नाम? दोस्त का नाम है। खैर मजाक वगैरह ख़त्म करो, बेचारी मासूम लड़की है जो तुम इस किस्म की तोहमत यानी कि इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये तो बहुत नामुनासिब बात है। ये महमूद कह रहा है उसको कि यार अजीम तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, खैर मजाक वगैरह मत करो। आगे चलिए। कह रहा तोहमत कैसी? वो अजीम कह रहा उसका दोस्त की तोहमत कैसी, हम उन्हें घूरते रहते हैं और वह बेचारियाँ हमें तकने से भी रही। यानी कि वो जो अजीम नाम का लड़का उनका दोस्त, वो देखते रहता है उस लड़की को, लेकिन फिर भी वो लड़की उनको नहीं देखता और महमूद को देखता है। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं, काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल व सूरत होती, मेरी जिंदगी एक मुस्तकिल रोमान होती। रोमान, अजीम ने सीना तानते हुए कहा, आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखलाऊं कि यार उन नुक्ता दा के लिए कैसी सलाह आम है। चलिए मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा। यानी कि अजीम को कह रहा महमूद कि चलो ठीक है तुम कहते हो तो आज मैं नुमाइश को भी जाऊंगा। फिर वहाँ से कैसी रेस्टोरेंट में चलना, कह रहा है कि फिर वहाँ से किसी रेस्टोरेंट में यानी कि रेस्टोरेंट में चलना। उसके बाद कह रहा है लेते आना अपनी किसी महपारा को, वह भी मेरी इस्तकामत आजमा लेगी। यानी कि महमूद कह रहा है कि ठीक है
लेते आना किसी लड़की को और मेरी किस्मत वो भी आजमा लेगी, इस्तकामत मैं क्या हूँ। तो कह रहा कि वाकई चलोगे या सिर्फ आन में बोल रहे हो। अजीम कह रहा महमूद को, सही में जाओगे या फिर इसी तरह तुम बोल रहे हो। तो अजीम ने महमूद को चेहरा पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं। कह रहा है कि महमूद उस लड़का है, उस ढंग का है कि कोई भी अगर चीज़ को वादा कर लिया तो वो कदम पीछे नहीं हटाता। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। आगे अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया, लेकिन महमूद एक अजीब तासराती कशाकशी में मुब्तला हो गया, जैसे कोई किसी गुनाह के अर्तकाब का इरादा करके पछताने लगा हो और नताइज के सोहम हो, लेकिन होश रुबा तस्वुरात कैफियत के सांचा में ढल कर उसकी रूह में पवुसत हो रहे हो। महमूद की उंगलियां गैर असरारी तौर पर रह रह कर उनकी नब्ज टूटने लगे, जैसे उसे बुखार का एहसास हो रहा हो। उसके दिल में एक गैर मामूली वहशतनाक दीवानगी की कैफियत महसूस हो रही थी, जैसे कोई रात के सन्नाटे में खुले मैदान से खौफ खाने लगता हो। उस गैर मामूली अजमलाहल और खुस्तगी का कोई सबब महमूद समझ न आता था। देखिए अब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा स्टोरी, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो महमूद जो है ना, इसमें महमूद मतलब समझ में आता है उनको कि यार ये कैसा काम कर दिया, ये कौन से उनसे वादा कर लिया, फिर पछताता है। अब कह रहा कि वो हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। महमूद फिर भी जब वादा कर लिया था तो उनको जाना था, वो हॉस्टल से निकला और किसी तरह तेज कदम करके नुमाइश को तरफ रवाना हो गया। और कह रहा है कि काफ़ी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता पर लग गया। यानी जब ज़्यादा दूर चले गया ना, तो फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं ये मैं गलत रास्ता पर जा रहा हूँ। उसे अपनी उस भूल पर हैरत सी हो रही थी। यानी कि जब वो वादा कर लिया तो उस पर उसको हैरत ज़्यादा अंदाज हो रहा था। उसके पाँव सर्द हो गए, यानी कि वो उसका पाँव जो डर से सर्द हो गया, ठंडा हो गया। वह देर तक उसी जगह खड़ा रहा, जैसे उसे सकता सा हो गया, यानी कुछ सूंघ लिया। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेसुध है, यानी कि वो समझ रहा था कि हट बेकार है, नुमाइश नहीं जाऊंगा। उसने कहा अजीम इंतज़ार करके कहीं और जा चुका होगा। यानी कि कह रहा है कि जब मैं इतना देर रुक गया हूँ तो अजीम हो सकता है कि मेरा इंतज़ार कर लिया और वो कहीं जा चुका होगा। अपने कमरा की तरफ लौट आया, फिर वहाँ नहीं गया और कमरा की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी उस खुद फरामोशी का जायज़ा लेने लगे। आखिर उसे हो क्या गया था, उसकी समझ में कुछ ना आता था। अपनी खुद एतमादी पर यह कारी ज़रबे कई दिनों तक महमूद की दिमाग में उलझन पैदा करती रही। उसके बाद कह रहा कि गो अजीम से उसने तबीयत की खराबी का उज़्र पेश कर दिया था, जैसे अजीम ने बहाना साजी कहकर टाल भी दिया। यानी कि अजीम को कह दिया कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, इसकी वजह से मैं नहीं आया। तो अजीम भी उसको बोला कि अरे यार हटाओ, बहाना मत बनाओ, और टाल दिया। अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा कि यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद मुकाबला के इम्तिहान में शामिल हुआ और उसे डिप्टी कलेक्टर मिल गई। यानी कि इस टाइप से वो इस सारा चीज़ को झेल कर उसके पीछे नहीं गया और मुकाबला, यानी कि क्या कहते हैं, मुकाबला कहते हैं उसको, कंपटीशन का इम्तिहान था एक, उनमें पास हुआ और डिप्टी कलेक्टर की उसको नौकरी भी मिल गई। निस्बतें उसकी तालीम के वक्त से ही आती थी, यानी कि उनका शादी ब्याह करने के लिए जब वो पढ़ रहे थे ना, तभी से वो आती थी। अब बड़े बड़े घरानों से प्याम आने लगे, यानी कि जब उनको नौकरी मिल गई तो बड़े बड़े घर से भी उनका नौकरी का प्याम आने लगा। उनके बाद एक दिन महमूद घर से वापस आया तो घड़ी की वीरानी उसे काटती हुई महसूस हुई। उसे अपनी ज़िंदगी हयात की एक बेरूह नकल नज़र आने लगी। घर के सन्नाटे में दीवार से लगी टिक टिक करती हुई घड़ी उसके दिमाग पर ठोकर सी मारने लगी। आगे कह रहा है कि घड़ी का पंडुलम उसे अपनी ज़ात का मौका मालूम होने लगा। वैसा ही एक तरीक़ा और एक रंग पर हरकत करता हुआ कब तक मशीन के पुर्जों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। उसने सोचा और फैसला कर लिया वह बहुत जल्द शादी करके ज़िंदगी की कैफो मावियों से हमकिनार होगा। उसी शाम को उसने अपनी सारी पिछली निस्बतों पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया। यानी कि जब घर गया और जितनी भी निस्बत आई थी शादी का, उस पर गौर करना शुरू कर दिया, कौन अच्छा होगा। अक्सर बेशतर के मुतालिक से उसे इल्म था कि वहाँ अब के लिए जगह न खाली रही होगी। यानी कि वो सोच रहा था कि इतना दिन तक मेरे लिए कौन खाली रख सकता है, कौन बैठा रख सकता है। आगे कह रहा है कि लेकिन
اس کے بعد کہہ رہا باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتماد معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، یعنی کہ اس کا عمر کوئی زیادہ نہیں تھا اور تعلیم بھی مکمل نہیں تھی، اس لیے وہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی اثر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلد ہو گئی، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی، یعنی کہ وہ لڑکی جس سے عقد کیا گیا اس کا، اور میٹرک جب تک پاس نہیں کر لے گا تب تک وہ وہیں نہر میں رہے گی۔ آگے امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مزدہ لایا، یعنی زبیدہ نام تھا جس لڑکی سے ان کا شادی ہوا تھا محمود کا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، یعنی کہ جب میٹرک کا امتحان کا نتیجہ آیا تو اچھا نمبر لایا اور خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے، وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا، یعنی کہ شادی کی تیاری میں لگ گیا جب میٹرک پاس ہو گیا تو اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی، یعنی کہ چھٹی لے لیا۔ اس کے بعد شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، یعنی بہت زیادہ۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا، یعنی کہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی جس دن جب وہ سسرال گیا تو اس کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز جو ہے باتیں آنے لگی، اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی، اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا، یعنی کہ جس دن وہ شادی کرنے کے لیے اپنے سسرال میں گیا تھا تو اس کا جسم اس طرح ٹھنڈا ہو گیا کہ لگ رہا تھا برف بن گیا ہو۔ اس کا چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زمانہ مکان کے اندر لے جانے یہاں پر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جب کوئی لڑکا جب شادی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے کسی گھر کے لیے بھی لے جایا کرتا ہے، گھر کے اندر بھی لے جایا کرتا ہے، تو وہ جب اس کے اندر اس کو پرویش کرنے لے گیا اور زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، یعنی کہ جب اس کو اندر سسرال کے اندر لے گیا اور گھر میں جب جانے لگے نا تو پاؤں کے اندر اس کو لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ مان لیجیے جب آپ شادی میں جاتے ہیں سسرال تو جب گھر میں لے جایا جانے لگتا ہے اگر کچھ بھی کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی اونک جھونک نکلتا ہے تو عورت کے اندر کھلبلاہٹ مچ جاتی ہے، اسی طرح اس کا مطلب جیسے طرح وہ پیر رکھا اور تھر تھراہٹ سمجھ گیا تو عورت کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ مطلب یہ دولہا بابو نگرا للہ تو نہیں ہے، تو اس ٹائپ سے بھی مچنے لگا۔ آگے کہہ رہا کہ اس کے سسرال کو اطلاع دی گئی، وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، یعنی کہ اس کے سسرال نہیں ہے سسر کو اطلاع دیا گیا، یعنی کہ محمود کے جو سسر تھے نا ان کو جانکاری دی گئی کہ محمود اس طرح سے کر رہا ہے، ان کا پیر لڑکھڑا رہا ہے، تو وہ بھاگا ہوا ان کے سسر جو تھے محمود کے پاس آیا اور مزاج پرسی کی طبیعت کا حال و دریافت کیا، یعنی کہ سسر پوچھنے لگے اس کو کہ کیا ہوا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہیں، یعنی کہ جب ان کے سسر جی پوچھنے لگے ان سے تو اس طرح وہ کرنے لگے کہ لگ رہا تھا وہ گونگا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلیے ساتھیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اس چینل سے تیاری کرنے کے لیے۔ چلیے پھر ملیں گے چوتھی ویڈیوز کے ساتھ، چوتھی چیپٹر کے ساتھ، یہ آپ کا تیسرا چیپٹر سماپت ہوا۔ جی ہاں ساتھیوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے یہ فرار کہانی آپ کو کیسا لگا۔